कार्य साहब, आपके पास मैं आता हूं। यहाँ पर मेरे पास एक आंकड़ा है, 9 लाख करोड़ का एक पोटेंशियल डिमांड है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। तो क्या ये इतना बड़ा फिगर अट्रैक्ट नहीं करता कि इस सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा कामों में, बिजनेस की बात करूं तो? बिजनेस के पॉइंट के व्यू से देखेंगे आप तो द प्रॉफिटेबिलिटी इन द लो इनकम हाउसिंग इज वेरी लो। इट्स मोर ऑफ अ टर्नओवर बिजनेस कहते हैं उसको, इट्स लाइक अ फैक्ट्री। और हमारा रियल एस्टेट बिजनेस इज नॉट लाइक अ फैक्ट्री, बिकॉज हम 2 बिल्डिंग बाजू बाजू में बना रहे हैं, दोनों में अलग प्रॉब्लम आती है। बिकॉज द लेबर इज चेंजिंग एवरी डे, इट इज अनस्किल्ड लेबर, it is not a continuous labor, the labor keeps changing. So the effort to put into low income housing is very high and the profitability is very low. पंकज जी, बहुत अच्छी, बहुत साफ गोई के साथ इन्होंने बात रखी है कि जब मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, लो इनकम में मुझे बिजनेस करना है, लो इनकम में मैं कैसे बनाऊं। तो ये जो द्वंद है ये अभी तक मौजूद है, ये कैसे पटेगा? प्रॉब्लम्स बहुत हैं जो इन्होंने बताई है कि लोकल लॉज होते हैं, प्राइस होता है, और सबसे बड़ी लो कॉस्ट इनकम हाउसिंग के अंदर क्या है कि जिस वेक्टर के ऊपर हम जाके कर सकते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्बन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आज लैंड प्राइसेस जो चल रहे हैं और जो कॉस्ट चल रही है, इस कॉस्ट और इस लैंड प्राइसेस के हिसाब से जिस वेक्टर के ऊपर जाकर के मैं अफोर्डेबल हाउसिंग आज मुहैया करा सकता हूँ, वहाँ पे डिमांड नहीं है क्योंकि आदमी जाके रह नहीं सकता। एक तो ये बात है। दूसरी बात है जो स्टैंडर्डाइजेशंस की प्रॉब्लम है कि आज अगर मुझे टर्नओवर वाला खेल खेलना है तो मुझे एक प्रोसेसिंग यूनिट डालनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजीज ऐसे लाएं कि हम घर मैन्युफैक्चर कर सकें और ले जा करके प्लेस कर सकें, जहाँ पे हम फिर वॉल्यूम के अंदर खेलें। यहाँ पे काम चल रहा है लेकिन अभी ये चीज़ आई नहीं है हमारे यहाँ। सिद्धार्थ मूर्ति साहब, तो समस्या हमने निकाल ली, उन्होंने उठाई, उन्होंने उसका आंसर देने की कोशिश की पंकज साहब ने कि क्या दिक्कतें हैं, तो इसका हल कहां पर दिखाई देता है? देखिए, इसका हल इसी में है कि जो लैंड कॉस्ट है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये तो जो कम होती है वो सिटी की आउटस्कर्ट्स में ही होती है। और अगर हम आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो जब तक ये विशियस सर्कल सॉल्व नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। राइट, राजेश की यहाँ पर राय देते हैं। राजेश, लैंड फैक्टर एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, तो आपको क्या लगता है ये एक बड़ा हर्डल है या उसके आगे भी दिक्कतें हैं? और अगर ये लैंड फैक्टर वाला कॉस्ट है, पंकज जी पर भी आएंगे कि ये समस्या कैसे सुलझाएं, लेकिन क्या और कोई रास्ता आपको इसके बीच में दिखाई देता है? देखिए, जहां तक प्राइस पॉइंट का इशू है तो प्राइस पॉइंट इज डेफिनेटली हाई एट द मोमेंट, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि घर छोटे पे छोटे होते जा रहे हैं। सो वी आर लिविंग इन मैच बॉक्सेस एट द मोमेंट। इसके 2-3 कारण है। एक तो जो लैंड कॉस्ट हाई है उसको आज प्रोजेक्ट लैंड डील से किक ऑफ पीरियड जो आज 2 से 3 साल का है, ये बहुत बड़ा कॉस्ट है। एंड टुडे सिंस वी डोंट हैव फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी हाई एट द मोमेंट। तो इसके कारण जब तक आपका प्रोजेक्ट किक ऑफ होता है तो उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाती है, एक तो ये पॉइंट है। तो एंड सेकेंडली आफ्टर दैट इज द कंस्ट्रक्शन, जो पंकज जी ने भी मेंशन किया कि टुडे इंडस्ट्री में आज हमको स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत जरूरत है। ऑल्सो इंडिया में अगर आप नोएडा में जाएंगे तो आई थिंक नोएडा वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। आप लैंड खरीद के आप गवर्नमेंट को अप टू 5 years आप पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट से जब आप लैंड लेते हैं। तो इन सच केसेस द फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द कैश फ्लो मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजी फॉर द डेवलपर। तो आई थिंक ये 2-3 इनिशिएटिव्स अगर हम इम्प्लीमेंट हो सके तो काफी इजी हो जाएगा लो कॉस्ट हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर देखी कि क्या समस्या है खासतौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग के साथ, क्यों सस्ते घर बनाना थोड़ा मुश्किल है, कहाँ पर डेवलपर साइड को दिक्कत आती है और कहाँ पे सरकार की नीतियां बीच में प्रॉब्लम करती है, और दोनों में समावेश कैसे होगा कि आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालेंगे, आप कुछ ऐसे लैंड पार्सल्स निकालेंगे जहां पर कीमतें आप कम रखेंगे, कुछ और रियायतें देंगे, और दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अगर गोयल साहब बात को, स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, अब स्मार्ट सिटीज के लिए सरकार ने कंसेप्ट नोट भी जारी कर दिया कि स्मार्ट सिटी से हमारा मतलब क्या है, कैसे शहर होने चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल ये अच्छे होने चाहिए और सबकी रीच में होने चाहिए, साथ में एक स्मार्ट गवर्नेंस होनी चाहिए, सबकी समस्याओं को एड्रेस होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस, और
खास बात है कि उन्होंने कहा है कि इसमें 20 से 30% की आबादी उन लोगों को घर मिलना चाहिए जो एक लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो एक सारी चीजों को एक साथ वो लेकर आना चाहते हैं। अभी सिर्फ कंसेप्ट के आधार पर है। आपको लगता है कि आगे चलते हुए ये चीज भारत की जो जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर को बदलने का दम रखती है? अच्छी सोच है। काफी जगह काफी शहरों में काफी कंट्रीज में काम भी हो रही है। पूना से बहुत नजदीक लवासा बोल के एक सिटी है। एक छोटे पैमाने में अगर देखा जाए तो वो भी एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेवलप की जा रही है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, है बाइंग, लोग घर खरीद रहे हैं, 10 लाख से घर शुरू भी हुआ था। बट स्मार्ट सिटी को पूरी तरह से रोजगारी, काम, सब कुछ चाहिए। सिर्फ घर बनाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। कहने के लिए स्मार्ट सिटी ऐसा लगता है कि एक शहर होगा जहां पे जाके लोग रहने लगे। कृति, आपके पास आते हैं, आप लोग जर्मनी का टूर करके आए हैं और जर्मनी के भी कई शहर वो स्मार्ट सिटी के तौर पे गिनते हैं। डेफिनेशंस हर देश में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो पैमाने अभी हमने 5-6 बात की उस पर ही स्मार्ट सिटी एक आधारित होगी, बनेगी। यहाँ पर यह भी है कि कुछ शहर तो सैटेलाइट टाउन के तौर पे बनाए जाएंगे। कुछ शहर सरकार ने ऐसे चुने हैं जहां पर उन्होंने चिन्हित कर दिया है कि आबादी 40 लाख से ज्यादा हो। 44 शहर ऐसे होंगे जहां 40 लाख से, तो जो एग्जिस्टिंग शहर हैं वो भी आएंगे। मसलन अगर हम पूना की बात कर लें, आपको लगता है कि पूना जैसा शहर एक एग्जाम्पल के तौर पर रहे तो उसे कन्वर्ट करने के लिए स्मार्ट सिटी के तौर पर कितने एफर्ट की जरूरत होगी? आज अगर हम इसकी प्लानिंग करें तो हाँ, 2020 तक हमारा जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, नए सिटीज आ रहे हैं, we must target that happens and we must put a clear target by 2050. This is a huge technical topic, could be on another forum, I can give you more details about it. But by 2050 Pune city can be completely, even the older areas of the city can be completely redeveloped and will be a smart city if the government wants it. इफ द गवर्नमेंट वांट्स इट। पंकज जी, अब क्योंकि फिर एक बार बात सरकार पे आ जाती है तो सरकार खैर अपनी तरफ से करेगी। सरकार ने इस साल इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, लेकिन जो बजट इसके लिए चाहिए वो सालाना 36,000 करोड़ का चाहिए। 20 साल की बात करें तो 7 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम चाहिए। आपको लगता है कि ये एक तो इस रकम का इंतजाम करना और इतने बड़े पैमाने पर जहां पर न जाने कितनी चीजों की सिनर्जी एक साथ बैठानी होगी तब ये चीज संभव होगी, तो क्या ये ख्वाब ज्यादा है या हकीकत कम? पैसा जो है वो रुकावट नहीं है। तो जो आपको ज़रूरत है आज के दिन कि ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कहाँ पे ये सैटेलाइट सिटीज़ और स्मार्ट सिटी बन सकती हैं। जो कॉन्सेप्ट नोट है जिस हिसाब से बात भी कर रहे हैं तो वो इस तरीके से अब जो नई सोच दिखने लगी है वो सैटेलाइट टाउन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये ज़रूरी है अब मैपिंग करने की, और उन्होंने ये प्लान किया भी है कि हम मास्टर प्लान बनाएंगे, हम वहाँ की रिसोर्सफुलनेस देख लेंगे। वहाँ पे अगर मुझे इकोनॉमिक बेस बनाना है तो मुझे देखना है कि वहाँ पे क्या एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है कि नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये भी बात की है कि हम वहाँ पे मास्टर प्लान करेंगे कि जो आज ऑर्गेनिक सिटी डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम होती है कि अपने आप ही बन जाती हैं, तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग नहीं है। आज आपको फाइबर ऑप्टिक अगर डालना है तो आप डर जाते हैं कि आप जब खुदाई कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक लाइन को कट ना कर दें। तो उस तरीके की प्लानिंग की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कौन कौन से वायबल वेक्टर हैं जहाँ पे ये हो सकता है।